अच्छा जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो कुछ डिस्कस किया था उससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है आपका तो पूछ लीजिए पहले। तो जी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? अच्छा जी, हैलोजेंस में हमने ये बात की थी कि हैलोजेंस जो हैं वो ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं। हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और हैलोजन की जो प्रॉपर्टी है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो मैंने आपको बताई थी। और उसका प्रूफ मैंने रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ दिया था कि फ्लोरीन मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसकी वजह आपको मैंने बताई थी कि वो क्यों है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट नीड्स टू हैव 1 मोर इलेक्ट्रॉन, और उसका स्मॉलर साइज होने की वजह से वो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इसलिए वो बहुत रिएक्टिव होता है। फिर मैंने आपसे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड पे बात की थी, और उसको हमने एक्सप्लेन किया था इन टर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। फिर आपको यही बताया था कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, thermal stability of hydrogen halide decreases down the group, और ये हमने इन टर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैलाइड आयन का टेस्ट बताया था, और वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैलाइड आयन में फ्लोरीन को हम सिल्वर नाइट्रेट से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि सिल्वर नाइट्रेट फ्लोराइड आयन के साथ कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता। आपने देखा कि क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी, ब्रोमाइड के साथ ऑफ व्हाइट पीपीटी, आयोडाइड के साथ येलो पीपीटी। तो पीपीटी बनने से हमें पता चल रहा था कि इसमें ब्रोमाइड है, आयोडाइड है या क्लोराइड है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता। इसलिए कि सिल्वर फ्लोराइड, जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं फ्लोराइड आयन के सोल्यूशन में, तो किसी किस्म के कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनते। इसका मतलब अगर आप पानी में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो जब आपको कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं मिलेगी तो आप आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है जी, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर अमोनिया के साथ आपको मैंने उसका बिहेवियर बताया था कि क्लोराइड के साथ YPPT बनती है, बट इट इज soluble in dilute और concentrated ammonia। ब्रोमाइड के साथ ऑफ वाइट PPT बनता है, which is partially soluble in dilute ammonia and more soluble या completely dissolves in concentrated ammonia। उसके बाद आयोडाइड आयन के साथ येलो PPT बनता है, और वो येलो PPT जो बनता है वो डिसॉल्व नहीं होता इन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया। प्रेसिपिटेट्स रिमेन इनसॉल्युबल। ये सारा डिस्कशन हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो सेकंड रिएक्शन है हैलाइड आयन का, और ये भी आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट अगेन नॉट फॉर फ्लोराइड। दिस इज यूज्ड फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड।
अच्छा, अब मैं आपको इस रिएक्शन की एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये हैलाइड आयन का रिएक्शन है, और हैलाइड आयन जो होते हैं, हैलाइड्स आयन जो होते हैं, दे आर नोन टू बी रिड्यूसिंग एजेंट्स। हैलोजन क्या थे? हैलोजन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजन का मतलब है डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जबकि हैलाइड आयन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। पहली बात। एक और इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हैलोजन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन उनकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इसी तरह से हैलाइड आयन जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और उनकी एबिलिटी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एबिलिटी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो यहां पर ये बात मैं लिख रहा हूं कि हैलाइड आयंस आर, हैलाइड आयंस आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। हैलोजन नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हैलोजन का मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, हैलाइड आयन का मतलब X नेगेटिव है, नेगेटिव आयन है। तो हैलाइड आयंस आर रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरी बात, एबिलिटी टू एक्ट एज reducing agent, ability to act as reducing agent, वो होती है increases down the group। इसका मतलब ये हुआ कि आयोडाइड आयन, एस्टेटाइड आयन, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जबकि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड इतने ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते। इवन आपको अगर ओ लेवल की नॉलेज रिकॉल करें तो ओ लेवल में आपको बताया गया था कि आयोडाइड आयन यानी पोटेशियम आयोडाइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। पोटेशियम आयोडाइड जो है वो एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। बाकी हैलोजन भी कर दें थोड़ा, भी करता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, तो आयोडाइड और एसेटाइड की रिड्यूसिंग एबिलिटी बाकियों के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है। सर जूम आउट कर दें थोड़ा जी, जूम आउट कर दें थोड़ा, लिखना है। अच्छा जी, अब इसका रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये आपको बताता है उसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी के बारे में। और जैसे मैंने कहा कि हम इस रिएक्शन को एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस रिएक्शन से एक तो हम रिड्यूसिंग एबिलिटी प्रूव करते हैं हैलोजन्स की कि डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होती है, और दूसरा हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अच्छा जी, अब रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका पहला रिएक्शन आप देखिए। इस रिएक्शन में हमने कोई भी
क्लोराइड का सॉल्ट लिया या क्लोराइड का कोई सॉल्यूशन लिया, मैंने इक्वेशन में ऊपर लिखा है क्लोराइड आइन एक्वस और नीचे लिखा है सोडियम क्लोराइड सॉलिड। मतलब ये कहने का है कि क्लोराइड आइन का चाहे सॉल्यूशन हो या कोई सॉल्ट हो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड या कोई भी क्लोराइड आइन का सॉल्ट हो, जब आप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ये रिएक्शन डाइल्यूट के साथ नहीं होता, ये रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं होता, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन होता है। और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप क्लोराइड आइन लेते हैं तो HCl गैस फॉर्म होती है और HSO4 नेगेटिव आइन बनता है। अगर आप यहां पर सोडियम क्लोराइड लिखते तो यहां प्रोडक्ट में आ जाता सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन मैंने यहां क्लोराइड लिखा है इसलिए मैंने यहां HSO4 नेगेटिव लिखा है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि यहां पर मेटल आइन कौन सा होगा। होपफुली आपको बात क्लियर हो गई होगी। सर रिपीट कर दें बात। क्या रिपीट करूं बेटा, ये बताओ। सर ये सोडियम के साथ जो आपने बताया अगर हो तो क्या होगा? सोडियम के साथ अगर होगा तो आप यहां HSO4 नेगेटिव की जगह सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट लिख देंगे। अगर ये पोटेशियम क्लोराइड होता तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट हो जाता, अगर ये कैल्शियम होता तो कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट हो जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जामिनर आपको किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाता है तो उस सॉल्ट का जो है जो भी मेटल आइन होगा वो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। और अगर एग्जामिनर सिर्फ आपको कहता है कि क्लोराइड आइन के साथ रिएक्शन शो करो तो फिर आपको हाइड्रोजन सल्फेट आइन लिखना है, फिर यहाँ पर आप उसको कोई जो है वो मेटल आइन शो नहीं करेंगे। क्या अब ये बात समझ में आ गई? जी सर क्लियर। अच्छा, अब आपके पास एक अननोन सॉल्ट है और आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और उसके अंदर मिस्टी वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। मिस्टी वाइट फ्यूम्स का बनना कोई भी अननोन सॉल्ट है, ये आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा ये रिएक्शन। कोई भी अननोन सॉल्ट है, आप उस अननोन सॉल्ट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड डालते हैं या अननोन सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड डालते हैं तो आपको मिस्टी वाइट फ्यूम्स ऑब्टेन होते हैं और ये मिस्टी वाइट फ्यूम्स होते हैं HCl के। तो ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन को। तो आप इस रिएक्शन को एज कंफर्मेशन टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट को इस्तेमाल किया था। जी, फ्यूम्स या वेपर्स एक ही बात है। अच्छा जी, अब यहां पर इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना प्रोटॉन लूज किया है, यानी हाइड्रोजन आयन लूज किया है, और Cl नेगेटिव ने उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लिया है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड अपना H पॉजिटिव आयन लूज कर रहा है, और जो कंपाउंड अपना H पॉजिटिव आयन लूज करता है वो कंपाउंड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ये बात आपको पता है, ओ लेवल में भी आपने पढ़ी है। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन लूज करता है वो एसिड कहलाता है। तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है
वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है क्योंकि वो अपना प्रोटॉन यानी अपना H पॉजिटिव आयन लूज कर रहा है। अब ये बात मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं, पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन कई दफा आया हुआ है कि आप ये बताएं कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन के साथ या सॉल्ट ऑफ क्लोराइड आयन के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड का बिहेवियर है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, लेकिन जब आप ये इक्वेशन देखें, वही बात जो आपने पहले पूछी थी कि अगर NaCl है और आपने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो HCl बनेगा और NaHSO4 बनेगा। अच्छा, अब अगर आपने यही रिएक्शन ब्रोमाइड आयन के साथ किया, जब आप ब्रोमाइड आयन के सॉल्यूशन में या ब्रोमाइड आयन के सॉल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, तो पहले स्टेप में तो वही होगा जो आपने पहले ऑब्जर्व किया था, यानी सल्फ्यूरिक एसिड अपना प्रोटॉन अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और ब्रोमाइड आयन उसे एक्सेप्ट कर लेगा और यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो शो कर रहा है एसिडिक कैरेक्टर। अब प्रोडक्ट बन गया HBr, लेकिन ऑब्जर्व ये किया गया है कि HBr फर्दर रिएक्ट करता है विद सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि HCl नहीं कर रहा था। HCl सिर्फ एक ही स्टेप में रिएक्शन दे रहा था, लेकिन ब्रोमाइड आयन के 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले ब्रोमाइड आयन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके HBr बनाता है और फिर ये HBr फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ब्रोमाइड आयन कन्वर्ट्स इनटू ब्रोमीन और ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आपको नजर आते हैं। यहां पर आपको जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हैं, और ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो हमें ऑब्टेन होते हैं ये ऑब्टेन होते हैं ब्रोमीन के, Br2 के। जो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑब्टेन होते हैं वो ब्रोमीन के ऑब्टेन होते हैं, Br2 के। अच्छा, पहले रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का जो बिहेवियर है वो एज एन एसिड एक्ट कर रहा है क्योंकि ये अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है टू फॉर्म HBr। लेकिन अब आप दूसरा रिएक्शन देखें, दूसरे रिएक्शन में ये HBr जो है ये मजीद सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और HBr में जो Br नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो रहा है ब्रोमीन Br20 में, यानी कि ब्रोमाइड आयन यहां पर ऑक्सीडाइज होकर ब्रोमीन में कन्वर्ट हो रहा है। सो बेसिकली इन दिस रिएक्शन ब्रोमाइड आयन एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। आप देखिए क्लोराइड आयन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं करता क्योंकि उसकी एबिलिटी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट कम है। डाउन द ग्रुप एबिलिटी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज होती है, तो क्लोराइड के मुकाबले में ब्रोमाइड आयन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए ब्रोमाइड आयन जो है वो यहां पर एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है और ये ब्रोमाइड टर्न्स टू ब्रोमीन और ब्रोमीन के रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में और इसके साथ वाटर फॉर्म होता है। अब एक बात और मैं आपको बताऊं
कि इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो ये +6 से +4 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का मतलब रिडक्शन हुआ, यानी यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमाइड आयन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का जो कैरेक्टर है वो ड्यूअल कैरेक्टर है। ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर ब्रोमाइड आयन के साथ एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमाइड आयन के साथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करता है। एमसीक्यूज के पेपर में इस कॉन्सेप्ट पर बेस काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें एग्जामिनर पूछता है बिहेवियर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद क्लोराइड आयन। तो दो ऑप्शन देता है कि एसिडिक कैरेक्टर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोराइड आयन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक्ट एज एसिड ओनली, जबकि ब्रोमाइड के साथ वो एज एन एसिड भी एक्ट करता है और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करता है। और ये सेकंड रिएक्शन इस बात का प्रूव है कि यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? और अगर लगता है कि कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। राइट जी। अब तीसरा रिएक्शन जो है वो आयोडाइड आयन के साथ है। आयोडाइड आयन जो है वो ब्रोमाइड आयन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि आपको मैंने कहा कि डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अब आप देखें आयोडाइड आयन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। पहले स्टेप में आयोडाइड आयन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म HI, और फिर उसके बाद जो है अगले स्टेप में ये HI जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फर्दर रिएक्ट करता है और HI इज कन्वर्टेड इनटू आयोडीन, और ये आयोडीन वायलेट फ्यूम्स या ब्लैक सॉलिड में फॉर्म होगा और ये कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन। ये आयोडाइड आयन को कंफर्म करेगा। आयोडीन के पर्पल या वायलेट फ्यूम्स या ब्लैक सॉलिड बनना ये कंफर्म करेगा अच्छा। अब यहां पर मसला ये कि सिर्फ ये एक चीज नहीं हो रही। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है यहां पर। और वो फिनोमेना ये है कि हाइड्रोजन आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक तो SO2 बनाता है और इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसी फ्लास्क के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो रिएक्ट्स विद HI टू फॉर्म सल्फर, येलो सॉलिड भी बनता है। यानी आप देखिए कि आयोडाइड आयन जो है वो ब्रोमाइड आयन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है।
ब्रोमाइड आयन के साथ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा था SO2, जबकि आयोडाइड आयन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड SO2 भी बनाता है अलॉन्ग विद आयोडीन, सल्फर येलो सॉलिड भी बनाता है अलॉन्ग विद आयोडीन, और तीसरा रिएक्शन जो है वो आपके सामने है, और वो ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर ये H2S गैस भी बनाता है। ये तीन रिएक्शंस एक साथ एक ही कंटेनर के अंदर एक ही टेस्ट ट्यूब में एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयोडाइड यानी आयोडाइड आयन जो है वो ब्रोमाइड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। वो सल्फ्यूरिक एसिड को मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो रिएक्ट करवाता है। तो आपके सामने अगर एग्जाम्पल ये सवाल आता है और ये पेपर में पेपर 2 के अंदर इक्वेशन आती है और पेपर 1 के अंदर इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं, तो जब आप आयोडाइड आयन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट्स वहां बनेंगे? देखें, नंबर 1 प्रोडक्ट इज HI, नंबर 2 प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन सल्फेट, नंबर 3 प्रोडक्ट इज आयोडीन, number 4 product is SO2, number 5 product is water, number 6 product is sulfur, and number 7 product is H2S, क्योंकि आयोडीन तीनों में कॉमन है। आप एक रिएक्शन में ऑब्जर्व करें कि एक रिएक्शन के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स बन गए। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड भी एक्ट कर रहा है और यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट कर रहा है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर एक नहीं बल्कि 3 इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। और ये कंफर्म करता है इस बात को कि एबिलिटी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन तमाम रिएक्शंस को। अगर आपको पेपर में सवाल आता है पेपर 2 में, तो आपको ये सारी इक्वेशन आयोडाइड के साथ लिखनी होंगी। आयोडाइड के साथ आपको ये सारी इक्वेशंस लिखनी होंगी। तो ये एक ही रिएक्शन के दौरान इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं और उसकी वजह यही है कि जो आयोडाइड आयन है वो ब्रोमाइड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए वो इस रिएक्शन में जो है सल्फ्यूरिक एसिड को ज्यादा स्ट्रांगली चेंज करता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बिहेवियर शो करता है। हाँ जी, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। हाइड्रोजन सल्फाइड की अपीयरेंस क्या होगी सर? ये गैस ही होती है, लेकिन इसकी रोटन एग की स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे की। तो अपीयरेंटली एक तो आपको ब्लैक सॉलिड या वायलेट फ्यूम्स मिलेंगे और दूसरा जो है वो येलो सॉलिड मिलेगा, और तीसरा जो है वो स्मेल अगर आए तो वो रोटन एग की स्मेल होगी। तो ये होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको लगता है इसमें कोई ऐसी चीज अभी भी जो आपको क्लियर नहीं है वो आप पूछ लीजिए। हाँ जी, राइट जी। तो ये हमारा रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीट हो गया। अब अगला रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन विद NaOH। ये क्लोराइड आयन का रिएक्शन नहीं है, ये क्लोरीन या ब्रोमीन का रिएक्शन है। आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली ये क्लोरीन के लिए रिएक्शन दिया हुआ है,
लेकिन क्लोरीन के साथ साथ ब्रोमीन भी इसी तरह से बिहेव करता है। अच्छा, ये रिएक्शन आपके सामने है कि जब हम क्लोरीन के अंदर NaOH डालते हैं दो मुख्तलिफ कंडीशंस में ये रिएक्शन होता है। यहां लिखा हुआ कोल्ड, और कोल्ड के साथ आता है डाइल्यूट। जब आप कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH में क्लोरीन डालते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है सोडियम क्लोराइड और दूसरा प्रोडक्ट बनता है सोडियम क्लोरेट 1। यहां पर क्लोरेट के साथ जो हमने 1 लिखा है, ये 1 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है जो इस कंपाउंड के अंदर है। आप देखें, ऑक्सीजन -2 होता है, सोडियम +1 होता है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +1 होता है। यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि तमाम एलिमेंट अपने नेचुरल स्टेट में रूम टेम्परेचर पर उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तमाम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है अपने नेचुरल स्टेट में। तो यहां पे क्लोरीन गैस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और ये क्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि Cl-1 हो गया। और Cl-1 का मतलब यह है कि ये रिएक्शन रिडक्शन का रिएक्शन है। यहां पर रिडक्शन हुई है। इसी तरह से सेकंड प्रोडक्ट जो बना वो NaClO है। यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होने का मतलब यह है कि यहां क्लोरीन 0 से +1 हुआ है, और 0 से +1 का मतलब है कि यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस रिएक्शन में क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा है और क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है और क्लोरीन ही अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये टर्म आपके सिलेबस का पार्ट है। मे बी अगर हमने रिडॉक्स रिएक्शन कर लिया है पहले तो ये टर्म हमने यूज की होगी। क्या हमने रिडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक किया हुआ है? जी सर, किया हुआ है। जी हम सर, ये ठीक पढ़ है, चुके हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन की। और क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ ये डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन देते हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट जो है वो क्लोराइड आयन है, एक प्रोडक्ट क्लोराइड आयन है और एक प्रोडक्ट जो है वो Cl पॉजिटिव है। यहां मैंने डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी लिख दी है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है in which reduction and oxidation occurs in the same element। एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी होता है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी होता है। तो जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही एलिमेंट के अंदर हो, हम उसे डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है। इसी तरह से अगर आप क्लोरीन को NaOH के साथ रिएक्ट करवाएं, लेकिन कंडीशन है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहां पर भी डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन होगा, लेकिन एक प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ऊपर भी NaCl बना था, यहां पर भी NaCl बनेगा, लेकिन ऊपर जो सेकंड प्रोडक्ट था वो NaClO था, और यहां पर सेकंड प्रोडक्ट जो बना है वो NaClO3 है। इसे कहते हैं सोडियम क्लोरेट 5। और सोडियम क्लोरेट 5 इसलिए कहते हैं कि यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। एक सवाल आया था पास पेपर में
कि which of the compound reacts with chlorine to form a compound in which oxidation number of chlorine is +5. Which compound reacts with chlorine to form a compound in which oxidation number of chlorine is +5? तो वो ये कंपाउंड है. कौन? NaOH. लेकिन कंडीशन देखिए, हॉट एंड कंसंट्रेटेड. अगर आप कंडीशन नहीं लिखेंगे तो फिर आपका आंसर ठीक नहीं होगा, क्योंकि डाइल्यूट के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है. डाइल्यूट के साथ NaClO बन रहा है और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NaClO3 बन रहा है. तो ये दोनों में फर्क है. होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए. नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं यूज ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का जो एक इंपॉर्टेंट यूज है, जो शायद आप ओ लेवल में भी पढ़कर आए हैं, वो ये है कि क्लोरीन इज यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन. क्लोरीन के बारे में हम ये कहते हैं कि ये जर्मिसाइड है. जर्मिसाइड का मतलब यह है कि ये जर्म्स किल करता है. तो आप अपने पानी को क्लीन करने के लिए क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं. आपको पता है कि स्विमिंग पूल्स में भी क्लोरीन डाली जाती है. क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं और वो टैबलेट पीने के पानी में भी आप डालते हैं, अपने टैंक में भी डाल सकते हैं. और इसी तरह से आप जो है वो अच्छा रिएक्शन आप देखें कि क्लोरीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो प्रोडक्ट बनता है HCl और HClO. अब यहां पर जो HClO है इसे पढ़ा जाता है क्लोरिक 1 एसिड. और ये जो क्लोरिक 1 एसिड है ये एक्चुअली यहां पर एक्ट करता है एज जर्मिसाइड. इसे कुछ किताबों में आपको इस कंपाउंड को हाइपोक्लोरस एसिड भी कहा जाता है इसको. और आपको एक बात बताऊं कि जो घरों में ब्लीच इस्तेमाल होता है सरफेस वॉश करने के लिए या क्लीनिंग पर्पस के लिए या इवन कपड़ों के अंदर जो धब्बे होते हैं उनको साफ करने के लिए, ये क्लोरीन वाटर ही होता है. तो क्लोरीन को जब आप वाटर में मिक्स करते हैं तो ये क्लोरीन वाटर बन जाता है जो कि एज ब्लीचिंग एजेंट काम करता है. इसी वजह से क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एज ब्लीचिंग एजेंट काम करता है. और शायद आपको याद हो ये क्लोरीन का टेस्ट आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि क्लोरीन का कंफर्मेशन टेस्ट ये होता है कि इट ब्लीचेस रेड और ब्लू लिटमस पेपर. ये रेड या ब्लू लिटमस पेपर को ब्लीच कर देता है, यानी कि डीकलराइज कर देता है. तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ब्लीचिंग एजेंट है. तो क्लोरीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है जो कि इस्तेमाल की जाती है वाटर प्यूरिफिकेशन पर्पस के लिए, एज वेल एज इट इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट. अब ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं ये आपके सिलेबस का पार्ट है. आपको हेलोजन और हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के कुछ यूजेस मालूम होने चाहिए. इसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप बुक रीड करें. बुक में बहुत सारे यूजेस दिए हुए हैं, तो आप जब उनको रीड, कुछ में भी आगे भी आता हूं, लेकिन जो यूजेस आपने पढ़ने हैं वो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बुक से पढ़िएगा. ग्रुप 17 ऑल अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट. पहले आप बुक से अच्छी तरह पूरा चैप्टर पढ़ें, उसके बाद बुक के अंदर जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड गिवन है MCQs या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन वो सॉल्व करें, फिर आप अपने पास पेपर के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे. अच्छा, इसके अलावा यहां पर क्लोरीन के और यूजेस मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि और भी इस्तेमाल इसको किया जाता है.
क्लोरीन या क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड को और भी मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। जो बुक आप पढ़ रहे हैं बेटा, कोई बुक आपके पास कोई बुक नहीं है? आप तमाम स्टूडेंट के पास कोई भी बुक नहीं है पढ़ने के लिए? है सर, वो कैम्ब्रिज वाली है। जी, किसी बच्चे ने पूछा था कि कौन सी बुक से पढ़ना है। वैसे तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, कोई नॉवेल वगैरह पढ़ लें तब भी शायद उसमें से मिल जाए आपको क्लोरीन के यूजेस। तो बेटा है तो उस किताब से ही पढ़ना है। अच्छा, एक तो ये कि हैलोजन में क्लोरीन का मैंने आपको डायरेक्ट यूज बताया। इसके अलावा हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड बहुत सारे हैं जो हमारे पास हमारी सराउंडिंग में डिफरेंट कामों में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि फ्लोराइड आयन जो है ये इस्तेमाल किया जाता है दांतों को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आमतौर पर जब वाटर प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जब ये मिनरल वाटर बनाया जाता है, तो इसमें स्पेशली फ्लोराइड आयन डाले जाते हैं। फ्लोराइड आयन का सॉल्ट डाला जाता है एक मखसूस कॉन्सेंट्रेशन में, जिससे आपकी फ्लोराइड आयन की दांतों की जो फ्लोराइड आयन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। इसके अलावा फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, पुराने जमाने में आपको याद होगा, ये आपने ओ लेवल में भी मसला पढ़ा था, एक पढ़ा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बारे में।
अच्छा जी, तो मैं ये आपको बता रहा था कि आपने CFC के बारे में सुना था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ये आपको पता है कि ओजोन डिप्लीशन का रोल प्ले कर रहे थे। ये CFC को जो है वो इस्तेमाल किया गया था एज एरोसोल्स, एज रेफ्रिजरेंट। ये जो हमारे रेफ्रिजरेटर में जो गैस डाली जाती है वो CFC थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इनको एज सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता था, मुख्तलिफ स्प्रेस के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता था। बाद में ये पता चला कि ये CFC जो है ये हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो यानी ये समझ लीजिए कि ये एक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का इस्तेमाल था जो पहले होता था। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरो कंटेनिंग कार्बन। ग्लोबल वार्मिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। CFC जो है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से नुकसान जो होता है वो ये होता है कि हमारे अर्थ पर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो कि नॉट फिजिबल होती हैं या जो ह्यूमन के लिए जो है वो फिजिबल या ह्यूमन के लिए ठीक नहीं होती, वो पहुंचती हैं और आमतौर पे फिर वो कैंसर का सबब बनती हैं। तो ओजोन लेयर जो है वो उन हार्मफुल रेस को रोकता है। जबकि CFC ने क्या शुरू किया कि इसने ओवरऑल जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करना शुरू किया। लिहाजा जब इस बात की अवेयरनेस हुई तो अब CFC को रिप्लेस किया गया है बाय HFC। HFC क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ये HFC कहलाते हैं। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में अब हम ये कहते हैं कि अब आप इनको एज रेफ्रिजरेंट भी इस्तेमाल करते हैं, एरोसोल्स में भी इस्तेमाल करते हैं और ये ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करते। इस पर बाद में मजीद करूंगा ऑर्गेनिक में, बल्कि अभी मैं आपको एक यूज बता रहा था कि हैलोजन का यूज है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर ब्रोमीन मौजूद होता है, आमतौर पर वो फायर रिटार्डेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जो केमिकल डाला जाता है आग के ऊपर, जो जिसको आप फायर रिटार्डेंट कहते हैं, तो केमिकल की लेयर जब आग पे आती है तो आपको पता है आग बुझ जाती है। तो ब्रोमीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज एज फायर रिटार्डेंट, यानी कि वो आग को रोकने में काम आते हैं। इसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का तो मैंने आपको बताया, ये ब्लीचिंग एजेंट का भी बताया है। इसके अलावा एज सॉल्वेंट आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं। हैलोजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये आमतौर पर एज सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये फायर मुख्तलिफ रिटार्डेंट का uses क्या हैं। बताया? जी, फायर रिटार्डेंट का क्या बता रहे थे? फायर रिटार्डेंट ये बता रहा था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर ब्रोमीन होता है उन्हें फायर रिटार्डेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आग बुझाने में जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो केमिकल ब्रोमीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इट इज वन ऑफ द यूज ऑफ हैलोजन के इन्हें इस्तेमाल किया जाता है एज फायर रिटार्डेंट। इनके कंपाउंड को फायर रिटार्डेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका हैलोजन का चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपने करना ये है कि चैप्टर रीड करना है और फिर उस चैप्टर में जो भी कंफ्यूजन होगा आपको वो आप मुझसे जो है वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। अगली क्लास में एक छोटा सा कंपोनेंट नाइट्रोजन सल्फर का है वो हम कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव टू रिमेनिंग 2 टॉपिक्स जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। कोशिश करेंगे कि ये एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो ताकि फिर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन?